हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और हम बात कर रहे थे 12th क्लास एनसीईआरटी सिलेबस में सेकंड चैप्टर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की मैथमेटिक्स का ये हमारे पास टॉपिक है। हमने इसे शुरू करने से पहले एक वीडियो और जारी किया है, वो इस चीज़ को समझने के लिए कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्या होते हैं, इन्हें समझने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यदि किसी ने उसे नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया जा रहा है, आप पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखें। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या कहें तो प्रतिलोम वृत्तीय फलन। देखो, त्रिकोणमितीय फलन हमने 11th क्लास में पढ़े थे। 6 प्रकार के होते हैं, sin x cos x, tan x cot x, sec x cosec x। उसमें से पहला है हमारे पास f(x) = sin x। तो हम सबसे पहले फर्स्ट की बात कर रहे हैं, f(x) = sin x की। ये फंक्शन f(x) = sin x, इसके बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा। यदि किसी स्टूडेंट ने नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। हमने देखा है 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 के बीच में साइन का जो मान है वो हमारे पास क्या करता है, 0 से π/2 के बीच में कंटिन्यूसली बढ़ता है और π/2 पर जाकर के कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पे आपके पास ग्राफ बना हुआ है, तो 0 से π/2 के बीच का जो मान है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर इंक्रीज होता है, बढ़ रहा है, यानी π/2 पे जाके मैक्सिमम होता है। उसके बाद ये देखो वापस नीचे गिरना शुरू हो जाता है π/2 से π के बीच में। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे बात करूँ इस फंक्शन के लिए एकीकी और आच्छादक होने की, तो देखो ये आच्छादक तो है इस इंटरवल में 0 से π के बीच में, पर क्या ये एकीकी है? एकीकी की जांच करने के लिए हमने कहा था हम एक्सिस के समांतर को एक रेखा खींचेंगे। यदि वो रेखा दिए गए वक्र को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, 0 से π के मध्य में एक इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, और इस इंटरवल में हमने रेखाखंड खींच दिया है ऊपर जो कि एक्सिस के समांतर है। ये इस ऊपर बने हुए वक्र को 2 बिंदुओं पे काट रहा है। अब 2 बिंदुओं पे काट रहा है तो इसका मतलब ये एकीकी नहीं है। एकीकी होने के लिए केवल एक बिंदु पे काटना जरूरी था। इट मीन्स इस वाले इंटरवल में ये एकीकी नहीं है, आच्छादक है लेकिन एकीकी नहीं है। देखो, इनवर्स फंक्शन के बारे में जानकारी करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फलन है वो एकीकी और आच्छादक होना चाहिए। यदि वो एकीकी और आच्छादक हो जाएगा तो उस प्रांत और उसके संगत सहप्रांत या परिसर में वो एकीकी आच्छादक कहलाएगा। तो यहाँ पर तो ये मामला कैंसिल हो गया। अब देखिए हम वापस बात करते हैं, 0 से π/2 के बीच में तो होता है ये धनात्मक, ठीक है, लेकिन यदि मैं -π/2 से और 0 के बीच की बात कर लूँ तो इस कंडीशन में -π/2 पे साइन x का मान है वो -1 होता है, और ज्यों ज्यों हम इसमें ऊपर की तरफ बढ़ते हैं यानी आगे की तरफ चलते हैं -π/2 से 0 की तरफ, तो ये मान लगातार इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है और साइन 0 पे आके 0 बन जाता है, ठीक है। तो ये जो इंटरवल है कौन सा, -π/2 से लेकर +π/2 तक का, इस वाले इंटरवल में हम बात करें तो देखिए ग्राफ कंटिन्यूसली है, इट मीन से आच्छादक है -π/2 से +π/2 में। सेकंड, यदि आप इस अंतराल के मध्य में कहीं पर भी कोई भी एक्सिस के समांतर कोई भी रेखा कहीं भी खींचेंगे तो वक्र को केवल वो एक ही बिंदु पे काटेगी, एक से ज़्यादा पे नहीं काटेगी। तो इट मीन्स ये जो इंटरवल हमारे पास आया -π/2 से +π/2, इस इंटरवल में यानी साइन x है वो -π/2 से +π/2 में, और देखो मान कितना दे रहा है, ये मिनिमम -1 दे रहा है और मैक्सिमम कितना दे रहा है, +1। तो ये -1 से और +1 के मध्य में है। तो ये जो साइन x फंक्शन है ये -π/2 से +π/2 और -1 से +1 के मध्य में एकीकी आच्छादक है, और इस अंतराल में ये एकीकी आच्छादक है इन सेट्स के मध्य में। तो इस फंक्शन f का यानी sin x का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, सही है, एकीकी आच्छादक होगा तो प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स किस प्रकार से लिखा जाता है, हमने कहा था f इनवर्स x विद्यमान होगा, ठीक है। पिछला वीडियो यदि आपने देखा हो तो हमने कहा था कि यदि f एक एकीकी आच्छादक फलन है तो f इनवर्स विद्यमान होता है। वो f इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा, वो उल्टा हो जाएगा, -1 से +1 के मध्य ये तो प्रांत बनेगा, और -π/2 से +π/2 के बीच ये उसका परिसर या कहें तो सहप्रांत बन जाएगा। आच्छादक है इसलिए सहप्रांत और परिसर समान ही होते हैं, तो आप सहप्रांत कह लीजिए या परिसर कह लीजिए। तो इसका जस्ट विपरीत हो गया है, ये f की जगह f इनवर्स हो गया है, साइन x लिखा हुआ है तो साइन की जगह साइन इनवर्स हो गया है। तो साइन x के प्रतिलोम फलन को साइन इनवर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है।
अब साइन इनवर्स का अर्थ कभी भी ये मत समझ लेना कि ये 1/sin है, ये केवल संकेत के रूप में लिखा हुआ है इनवर्स को प्रदर्शित करने के लिए कि साइन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है ये, ठीक है। तो आप इसका अर्थ कभी ये ना समझे कि इनवर्स यानी घात -1 है तो 1/sin लिखा जा सकता है। 10वीं क्लास में पढ़ा है, अकेले साइन लिखे जाने का कोई अर्थ नहीं होता, इट मीन्स उसके साथ कोण होना जरूरी है। वैसे ही साइन इनवर्स भी कोई एक वैल्यू नहीं होगी जब तक उसके साथ कोई वास्तविक संख्या नहीं लिखी जाएगी x। तो साइन इनवर्स x अपने आप में तभी विद्यमान होता है जब उसके साथ में यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या x होगी, वो x -1 से +1 के मध्य की राशि होगी, ठीक है। दूसरा, साइन इनवर्स x और साइन x इनवर्स, इन दोनों में फर्क है, ठीक है। साइन इनवर्स x क्या कहलाता है? प्रतिलोम फलन कहलाता है साइन x का, जबकि साइन x इनवर्स जो लिखा हुआ है उसका अर्थ होता है 1/sin x। तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, तो ये भी आपको अंतर पता होना चाहिए। साइन इनवर्स x को आप साइन x की घात -1 नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने पढ़ा है ऐसा पीछे कि साइन स्क्वायर x है, इट मीन्स रियल में वो होता था साइन x का होल स्क्वायर। हम उसको अपने हिसाब से ऐसा लिखते थे, तो कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि घात -1 है, इट मीन्स आप उसे पूरा एक साथ होल स्क्वायर में यहाँ पे होल की पावर के रूप में लिख सकें उसे, तो ऐसा मत सोचना। ये इनवर्स यहाँ पर जो लगा हुआ है साइन के ऊपर, वो केवल संकेत के तौर पर है कि ये क्या है, एक इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, संकेत मात्र है। तो ये तो बात होगी साइन इनवर्स के लिए, ठीक है, साइन इनवर्स फंक्शन है। अब ये केवल एक ही ऐसा अंतराल नहीं होगा जिसमें ये साइन इनवर्स x फलन विद्यमान है, ऐसे और भी अंतराल है हमारे पास बहुत सारे। तो यहाँ आप देखोगे तो बार बार छोटी छोटी शाखाएं बनेंगी। π/2 से 3π/2 के बीच में भी आपके पास फलन है, वो 1 की आच्छादक होगा। 3π/2 से 5π/2 के बीच में भी कैसा होगा, 1 की आच्छादक होगा। ऐसे हम नेगेटिव वाले पार्ट में जाएंगे तो माइनस के π/2 से लेकर के और कहाँ तक चलेंगे, यहाँ प्लस माइनस में 3π/2 तक, तो -3π/2 तक ये इस अंतराल में भी कैसा होगा, 1 की आच्छादक होगा। और फिर -3π/2 से प्लस के 3π/2 तक ये इसमें भी क्या होगा, 1 की आच्छादक होगा। यानी इन सभी इंटरवल्स में ये प्रतिलोम फलन विद्यमान होंगे। तो ये बहुत सारी शाखाएं बन जाती हैं। क्या कहलाती हैं, ये शाखाएं कहलाती हैं। और इन सभी शाखाओं में फलन आपके पास इनवर्स के रूप में लिखा जा सकता है। अब रही बात हमारे पास की, तो देखिए ये तो हमारे पास जो ग्राफ बना हुआ है वो है साइन x का, और यदि हमें साइन इनवर्स x का बनाना हो तो वो कैसा बनेगा, यानी प्रतिलोम फलन का ग्राफ कैसा बनेगा वो भी देख लीजिए आप। देखिए हमारे पास ये जो साइन x का जो ग्राफ था उसको जस्ट क्या कर दिया है, हमने खड़ा कर दिया है। तो आपके पास इस प्रकार का ग्राफ हो गया है, चिन्ह आपके पास चेंज हो गए हैं। तो -5/2 था, उसकी जगह प्लस में π/2 आ गया है। तो सेम ऐसे कैसे पलट करके उल्टा कर दिया गया एक तरीके से मान लीजिए उल्टा घुमा के पलट करके, मिरर इमेज है आपके पास ये इसी की, यानी इस वाले को सीधा खड़ा करते हैं, उसको पलट दें, मिरर इमेज कर दें, उसकी दर्पण प्रतिबिंब कर दें, तो उस प्रकार से आपके पास ये बनेगा। बस चिन्ह है नेगेटिव साइंस के, वो ध्यान रखना है आपको। तो देखो जो ही हम ऐसा करेंगे तो देखो सबसे पहले माइनस का जो π/2 है और जो प्लस का π/2 है उसके बीच में आपके पास ये ग्राफ बनेगा -1 से +1 के बीच में। ये -1 है और ये x का मान है वो प्लस में 1 है, ठीक है। तो देखिए आपके पास साइन इनवर्स x है, उसके लिए प्रांत है वो -1 से +1 बन जाएगा। और देखो परिसर आपके पास क्या निकल के आ रहा है, -π/2 से +π/2। ये मुख्य शाखा कहलाती है। कौन सी कहलाती है, मुख्य शाखा। और देखिए यहाँ पर इस जगह पर ऐसा ही सेम ऊपर वाले +π/2 से 3π/2 तक हम जाएंगे तो इस वाले भाग में भी -1 से +1 के बीच में ही मान आ रहे हैं। और यहाँ पर भी आप कोई भी एक स्ट्रेट लाइन एक्सिस के समांतर रेखा खींच लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये केवल एक ही बिंदु पे काटेगी। तो यहाँ भी एक आच्छादक वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो यानी ये जो बीच का भाग है ये मुख्य कहलाता है। इसको इसने हाईलाइट भी किया है, देखिए ध्यान से, आप ग्रीन कलर से हो रहा है, मैंने इसको रेड किया है, आप देखेंगे ध्यान से तो एक आसमानी कलर से इसको हाईलाइट किया गया है। ये मुख्य मान कहलाता है। और बाकी जितने भी छोटे छोटे अंतराल और भी बनेंगी अन्य शाखाएं, देखो इधर तो -1 से +1 के मध्य में ही रहेगा x का मान। आप देखेंगे -1 से +1 के बीच ही पूरा ग्राफ बना हुआ है। ये लाइन है -1 की है और ये वाली आपके पास कैसी है, +1 के बीच की, इनके बीच में ही ग्राफ बना हुआ है। तो x के रूप में जो वैल्यूज हैं वो तो आपके पास -1 से +1 के मध्य ही रहेंगी, लेकिन ये इंटरवल आपके पास बदलते चलेंगे, यानी ये शाखा बदल जाएगी। ये हो जाएगा π/2 से 3π/2 के बीच में, ऐसे ही बढ़ती चलेगी 3π/2 से
5π/2 के बीच में, ऐसा नेगेटिव पार्ट भी बनेंगे तो खूब सारी शाखाएं बनती चली जाएंगी। पर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, जो मानी गई है, वो मानी गई है मुख्य शाखा -π/2 से +π/2। तो हम यहाँ पर जो इन्वर्स पढ़ेंगे वो मुख्य रूप से इसी रूप में पढ़ेंगे, यानी ये इस फलन के लिए आपके पास प्रांत होगा और ये इसका सहप्रांत या परिसर कहलाएगा साइन इनवर्स x के लिए। ठीक है, इनका सबका हम एक साथ बना देंगे। देखो इस चीज़ को हमने बहुत ही आसानी से समझाया है साइन x को। ऐसे ही फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट कोस x की। नेक्स्ट फंक्शन है कोस एक्स। कोस एक्स के लिए भी हमने ये देखा था कि कोस एक्स जो फंक्शन है उसका सभी वास्तविक संख्याओं के ऊपर ग्राफ बनाया जाए तो y = -1 से लेकर y = +1 तक आपके पास एक ग्राफ बनता है। आप उसे यहाँ देख सकते हो। तो कोस एक्स के ग्राफ में या फिर कोस एक्स के फलन के अंतर्गत हमने ये देखा है कि कोस का जो मान है वो y = -1 से लेकर के और y = +1 के मध्य में आता है। ये पूरा देखो वक्र है वो -1 से +1 के मध्य में बना हुआ, तो इट मीन्स यहाँ पे परिसर क्या है इसका -1 से +1 है। और रही बात यहाँ पे प्रांत की, तो -∞ से +∞ के मध्य में, यानी कंप्लीट वास्तविक संख्या r के रूप में है। क्या अब इसमें एक एक की आच्छादक है, इसकी बात की जाए तो देखिए एक हमारे पास कोस एक्स का एक ग्राफ एक एक की आच्छादक कब होगा यहाँ पे, तो आपको यही देखना है कि आपके पास ग्राफ इसी प्रकार से चूज करना है जिसमें एक एक की होने के लिए इस प्रकार से होना चाहिए कि एक्सेस के समांतर कोई भी रेखा खींची जाए तो वक्र को केवल एक बार ही काटे। तो ऐसे कंडीशंस आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए आप कहीं भी यहाँ पर एक्सेस के समांतर रेखा खींचते हैं तो वो इस वक्र को केवल एक ही जगह पे काटेगी। कौन से इंटरवल में? 0 से पाई के मध्य में। ठीक है, यहाँ -π/2 से +π/2 के मध्य में नहीं होगा ये, क्यों? क्योंकि यदि इसको इसके बीच में ले लेंगे तो यहाँ दो जगह पे काटने वाली होगी। तो इंटरवल का ध्यान रखेंगे, -π/2 से +π/2 के बीच ना होकर इंटरवल कौन सा होगा? 0 से पाई के बीच में। ये मुख्य शाखा कहलाती है कोस के लिए। ठीक है, अब ऐसा ही सेम ऐसा ही मान पाई से लेकर के 2π के मध्य में भी है। पाई से 2π के बीच में फलन एक एक की आच्छादक है। और ऐसे ही यहाँ पर इस वाले हिस्से में बात करेंगे तो 0 से लेकर -π के बीच में भी आपके पास ऐसा ही ग्राफ बन रहा है। सेम ऐसे ही आगे -π से लेकर के हम 2π तक की बात करेंगे तो भी आपके पास ऐसा ही ग्राफ है। लेकिन इस इंटरवल के मध्य में आप कोई भी एक्स से समांतर रेखा खींचेंगे तो आपको केवल वक्र को एक ही जगह पर काटने वाली वो मिलेगी। तो इसी प्रकार से आगे जितने भी पार्ट बनाएंगे तो छोटी छोटी उप शाखाएं आपके पास बनती चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पे मुख्य शाखा, मेन जो शाखा है, मेन जो इंटरवल है वो आपके पास कौन सा होगा? 0 से लेकर पाई के मध्य में होगा। ठीक है, तो आप कोस एक्स के लिए प्रांत कह सकते हो, वो तो मिलेगा 0 से पाई के मध्य में, और जो उसका सहप्रांत या परिसर मिलेगा वो होगा -1 से +1। इस वाले कंडीशन में ये कोस एक्स फलन है वो आपके पास एक एक ही आच्छादक होता है। तो इस कंडीशन में कोस इनवर्स एक्स, जिसको कि आप f इनवर्स एक्स, इस कोस का प्रतिलोम फलन है, उसे हम लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स। अभी कंडीशन सेम वैसे ही है। कोस इनवर्स में जो चीज़ समझाई गई थी, यानी साइन इनवर्स में जो चीज़ समझाई गई थी वो कोस इनवर्स पे भी लागू होगी। कोस इनवर्स केवल संकेत मात्र है। और रही बात इसके लिए, तो ये प्रांत परिसर यहाँ से उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास प्रांत बनेगा -1 से +1 के मध्य में, और आपके पास सहप्रांत या इसका मान जो होगा वो होगा 0 से पाई के मध्य में। ये इसके मुख्य मान शाखा कहलाती है। ठीक है, 0 से पाई वाला पार्ट। तो कोस इनवर्स एक्स के लिए हमारे पास ये मान आ गया है। तो कोस इनवर्स एक्स के लिए हमारे पास प्रांत बना -1 से +1, और सहप्रांत या इसका मुख्य मान बना वो बना 0 से पाई के मध्य में। और यदि आप इसका ग्राफ भी देखना चाहें तो आप देख सकते हो, ग्राफ भी कुछ इसी प्रकार से, इसी वाले ग्राफ को हम ऊर्ध्वाधर खड़ा कर देंगे तो वैसा ही बनेगा। तो ये आपके पास कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो देखो आपके पास यहाँ ये जो y एक्स है उसके ऊपर 0 से लेकर के और कहाँ तक जा रहा है ये मोटी लाइन, देखो ये मोटी लाइन बनाई गई है यहाँ पर, इसको मैं रेड कर रहा हूँ। ये लाइन कहाँ तक चली है? पाई तक। तो इसका मुख्य मान होगा। बाकी आपके पास कंप्लीट बना हुआ है, सेम उसी का जैसा है, उल्टा कर दिया गया है इसको यहाँ पर, वही ऊर्ध्वाधर और पलट दिया गया है। तो सेम वैसे कैसे आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी छोटे छोटे इंटरवल आप बनाना चाहें तो -π से 0 तक, -2π से -π तक के ये छोटे छोटे आपके पास इंटरवल्स मुख्य मानों के रूप में बनेंगे। लेकिन यहाँ पर मुख्य शाखा के रूप में आपको जो लेना है वो कौन सा पार्ट लेना है? यहाँ से 0 से लेकर पाई तक का y के ऊपर जो भाग है 0 से पाई वो मुख्य शाखा के रूप में होगा। और बाकी ये जितने भी इंटरवल्स आएंगे वो सभी आपके पास अन्य शाखाएं होंगी, यानी व्यापक मानों के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो ये कोस इनवर्स एक्स के लिए हमने जानकारी दी। सेम ऐसे ही टैन और कोट सेक और कोसेक के लिए भी होंगे। तो हम उनके लिए, अब आप चाहें तो ग्राफ से जानना चाहें तो ग्राफ में देख सकते हो। चलो हम ग्राफ से ही करा देते हैं आगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम टैन को।
ये देखिए, ये 10x का हमारे पास ग्राफ है। 10x के बारे में हमने पढ़ा है 10th क्लास में थोड़ा सा, 0 से π/2 के बीच में यानी 0 से 90 डिग्री के मध्य में मान निकालना सीखा था। तो tan 0 पर आपके पास मान 0 होता है, पर जो हम π/2 की तरफ बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि π/2 की तरफ बढ़ते बढ़ते जो ही हम π/2 पे पहुँचते हैं हमारे पास tan की वैल्यू है वो कैसी हो जाती है, अनंत हो जाती है। इसलिए आप देखोगे कि ये जो ग्राफ खींचा गया है वो इस डॉटेड लाइन को छू नहीं रहा है। इसका रीजन ये है कि अनंत पे जाके टच करेगा π/2 पर ये, तो अनंत हमें यहाँ पे हम जानते नहीं राशि क्या होती है, इसलिए इसे कभी भी इसके साथ टच नहीं करेंगे। ऐसे ही 0 से -π/2 की -π/2 और 0 के मध्य में हम बात करेंगे तो -π/2 पर भी -इन्फिनिटी होता है मान, और जो हम 0 की तरफ बढ़ते हैं तो वैल्यू आपके पास बढ़ती बढ़ती कितनी हो जाती है, -इन्फिनिटी से 0 की तरफ आ जाती है। तो ये वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर। तो ध्यान से देखें तो ये एक छोटा सा इंटरवल हमारे पास आया -π/2 से +π/2, लेकिन -π/2 शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -π/2 पे तो इन्फिनिटी वैल्यू आती है और इन्फिनिटी आपके पास वास्तविक संख्याओं में है नहीं। तो देखो इन्फिनिटी पे ग्राफ टूट रहा है और इधर भी इन्फिनिटी पर यानी π/2 पर आकर के जो वैल्यू मिल रही है इन्फिनिटी, वहाँ पर आके ग्राफ टूट रहा है, फलन अपरिभाषित हो रहा है। तो -π/2 और प्लस में π/2 के ऊपर फलन अपरिभाषित मान देता है, तो ये बिंदु तो शामिल नहीं होंगे। इट मीन्स ये जो इंटरवल होगा वो कैसा होगा, ओपन इंटरवल होगा। अब तक पीछे हमने बड़े कोष्टक लगाए थे क्योंकि वो बिंदु शामिल थे, लेकिन यहाँ पे ग्राफ टूट रहा है और हमने आच्छादक की परिभाषा ऐसे ही दी थी कि कोई फलन आच्छादक कब कहलाता है, जब वो दिए गए अंतराल में लगातार हो, कहीं ना टूटे। तो आप देखेंगे कहाँ कहाँ टूट रहा है, ये -π/2 से +π/2 के बीच में तो लगातार है, लेकिन इन बिंदुओं पे टूट रहा है। ऐसे एक और पार्ट बना हुआ आगे, इसमें भी टूट रहा है, +π/2 से 3π/2 के ऊपर टूट रहा है, बाकी बीच में लगातार है। और आप इन पे कहीं पर भी एक्सिस के समांतर, इस इंटरवल में एक्सिस के समांतर कोई भी एक रेखा खींचेंगे तो जहां भी खींचोगे आप वहां पर वक्र केवल एक ही बिंदु पे काटता है। इट मीन्स ये इस अंतराल में कैसा है, एक भी है और आच्छादक भी है। ऐसे दूसरा अंतराल है आपके पास π/2 से 3π/2, इसमें भी एक ही आच्छादक है। ऐसे ही इधर वाले अंतराल में भी हम चले, यहाँ पे भी बनाए -π/2 से 3π/2 के बीच का आगे का हिस्सा हम इसमें और बना दे यूँ, तो ये -3π/2 से लेकर के और माइनस के π/2 इस इंटरवल में भी कैसा होगा, एक आच्छादक। तो बढ़ते रहेंगे ऐसे अंतराल खूब सारे। तो हमें वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, देखो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के मध्य में मान मिल रहा है आपको। जब x की वैल्यू आपके पास यहाँ -π/2 है तब -इन्फिनिटी वैल्यू मिलती है और +π/2 पे +इन्फिनिटी, लेकिन ये इन्फिनिटी शामिल नहीं होते तो हम इसको -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी यूँ कह सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू जो मिलेंगी उन्हें छोटे कोष्टक में लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रांत जो आपके पास बन रहा है एक के आच्छादक के लिए, वो प्रांत तो आ गया छोटे कोष्टक में -π/2 और +π/2। मैं ये मुख्य रूप से लिख रहा हूँ, बाकी और भी होंगे। और आपके पास यहाँ से मिलने वाला जो मान होगा, ये तो x की वैल्यू थी यानी प्रांत का मान था, और -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी ये आपके पास y का मान है, जिसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या r भी कहते हैं, क्योंकि r में प्लस अनंत और माइनस अनंत शामिल नहीं होते, बीच की सभी संख्याएं हो जाती हैं। तो ये आपके पास वास्तविक संख्या r है। तो ये 10x के रूप में आपके पास एक आच्छादक होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध आ गया कि -π/2 से +π/2 के बीच में तो आपके पास क्या हो, प्रांत हो, और परिसर या सहप्रांत के रूप में r हो। तो फलन कैसा होगा, एक ही आच्छादक होगा। अब हम इनवर्स की बात करें तो f इनवर्स x आपको क्या मिलेगा, तो f इनवर्स x को हम यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। f इनवर्स x tan इनवर्स x के रूप में होगा, और ये कहाँ से कहाँ होगा, ऊपर वाले का उल्टा होगा। r इसका प्रांत बन जाएगा और -π/2 से +π/2 इसका क्या बन जाएगा, मुख्य मान या परिसर बन जाएगा। ठीक है, और इसका ग्राफ जो बनेगा वो भी देख लीजिए। ये मुख्य लिखा है मैंने, बाकी अन्य मान छोड़ दिए हैं, ये मुख्य शाखा के रूप में रहेगा यहाँ, तो मुख्य मान यहीं से मिलेंगे आपको। चलिए यहाँ पे हम इसका ग्राफ भी देखें तो वो कैसा होगा। तो ये हमारे पास tan इनवर्स x के लिए ग्राफ है, जो कि यहाँ पे सामने बना हुआ है। ये जो पार्ट है वो आपके पास किसके रूप में है, मुख्य शाखा के रूप में है। आप देखेंगे यहाँ पर तो x का मान है वो -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक के लिए है। तो इट मीन्स ये कंप्लीट r हो गया है आपका, यहाँ पे जो r है वो नीचे। और इसके अलावा y की हम बात करें तो -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में ये लाइनें खींची हुई हैं डॉटेड लाइन में, तो ये -π/2 से +π/2 के बीच में मुख्य मान आपको मिलेगा। लेकिन -π/2 और +π/2 दोनों शामिल नहीं होंगे, छोटा कोष्टक लगेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए कोट की बात कर लेते हैं हम। तो आ जाइए कोटेक्स के ग्राफ के ऊपर। आप यहाँ पे ग्राफ को देखेंगे तो ध्यान से देखिए, 0 से और पाई के बीच में आपके पास ग्राफ है वो कंटिन्यूसली बना हुआ है। दूसरा, 0 से पाई के बीच में हम एक्सेस के समांतर कोई भी रेखा खींचते हैं तो वो इस ग्राफ को केवल एक ही बिंदु पे काटती है, एक ही बिंदु पे काटती है। इट मीन्स इस अंतराल में फलन कैसा है, एक ही है। 0 से पाई में फलन एक ही है, और यहाँ ग्राफ कंटिन्यूसली बना हुआ है, तो इट मीन्स फलन आच्छादक भी है।
तो आपको यहाँ से 0 से पाई के मध्य में ध्यान रखना, 0 और पाई खुद शामिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 0 पे भी ग्राफ टूट रहा है और पाई पर भी ग्राफ टूट रहा है। तो 0 और पाई ये दोनों बिंदु आपके पास शामिल नहीं होंगे, तो इनकी जगह तो छोटा कोष्ठक लगेगा। और वैल्यू कहाँ से कहाँ मिली? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के मध्य में आपको ये मिल रही है। इट मीन्स यहाँ कंप्लीट आर लिखा जा सकता है। तो पूरा वाई शामिल हो रहा है, वाई एक संख्या रेखा है, इसलिए संख्या रेखा वास्तविक संख्या रेखा आर हो गई है। तो हमारे पास ये एक इंटरवल आ चुका है 0 से पाई, इसके मध्य में आपके पास कोस है वो एक ही आच्छादक मिलेगा 0 से पाई टू आर में। ऐसे आपके पास बहुत सारे और भी इंटरवल्स हैं, जैसे पाई से लेकर के 2 पाई, इसके मध्य में भी ऐसा ही है। और आगे इधर देखा जाए तो -π/2 से 0 के मध्य में, तो ऐसे बहुत सारे और भी अंतराल होंगे। अब फलन है, मैं इसी अंतराल की बात कर रहा हूँ। इस अंतराल में फलन आपके पास एक ही आच्छादक है, तो इसका इन्वर्स विद्यमान होगा। और वो इन्वर्स है, वो इन्वर्स आपके पास उल्टा आर से लेकर के 0 से पाई के मध्य में विद्यमान होगा। ठीक है, और लिखा कैसे जाएगा? वही एफ इन्वर्स एक्स इक्वल टू कोट इन्वर्स एक्स। तो ये आपके पास मुख्य मान होगा इस फलन के लिए 0 से पाई के मध्य में, तो मुख्य शाखा कहलाएगी। ग्राफ कैसा बनेगा वो भी देख लीजिए आप। देखिए सेम जैसे कि ग्राफ था उसी को आप यहाँ पे उल्टा कर दें मिरर के रूप में, तो आपके पास यहाँ पे 0 से पाई, ये जो इंटरवल है 0 से पाई, वाई की जो वैल्यूज है आपके पास यहाँ पर वो 0 से पाई के मध्य में लाइन खींची हुई है। देखो पाई पर भी टच नहीं कर रहा है, इधर 0 पे भी नहीं कर रहे, तो 0 पाई तो शामिल होगा नहीं। हमने इस चीज़ को ऊपर बता दिया है। आपके पास मुख्य मान है वो छोटे कोष्ठक यानी ओपन इंटरवल में लिखे जाएंगे 0 से पाई। और यहाँ बात करें, ये आपके पास गहरी लाइन खींच दी गई है, ये बता रही है कि ये आपके पास क्या है, मुख्य शाखा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कंप्लीट आर से लेकर के -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के मध्य में वैल्यू है वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक पहुंची? 0 से लेकर के पाई तक पहुंची है। तो ये आपके पास मान आ गया है मुख्य शाखा के रूप में, 0 to पाई मिलेगा। इसे में हम मान निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम। कोट के बाद में बात करते हैं सेक की। आपके सामने अब है सेक एक्स का ग्राफ। ध्यान से देखिए, यहाँ पर -π/2 से और +π/2 के बीच में, ध्यान से देखेंगे आप, -π/2 से और +π/2 के बीच में आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है। क्या पर ये इसमें एक ही आच्छादक है? देखिए आच्छादक तो है, क्यों? क्योंकि ग्राफ कंटिन्यूसली बना हुआ है। पर क्या एक ही है? आप वाइस के समांतर रेखा खींच के पता कर लीजिए क्या एक ही है। देखिए 2 पॉइंट्स पे काट रहा है, इट मीन्स यहाँ पर तो एक ही नहीं है। तो फिर कहाँ होगा एक ही? अब आप यहाँ पे आ जाइए, 0 से π/2 के बीच में बात करें, ग्राफ कंटिन्यूसली बन रहा है, ठीक है। लेकिन नीचे के हिस्से में भी है हमारे पास ग्राफ, π/2 से लेकर के पाई के मध्य में भी बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मान 1 से बड़ा है, ये तो कंफर्म पता लग रहा है। यहाँ पर मान है वो -1 से छोटा है, +1 से -1 के बीच में हमारे पास कोई मान नहीं आ रहे। पता है क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि सेक है वो कोस का व्युत्क्रम होता है। तो सेक हमारे पास कोस के मान का विपरीत आएगा। -1 से +1 हमारे पास कोस की वैल्यू थी, तो यहाँ -1 से +1 के बीच की वैल्यू होंगे ही नहीं। -1 से बड़ी आएंगी और वो -1 से छोटी आएंगी और +1 से बड़ी आएंगी। इसलिए ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो यू शेप में 1 से ऊपर बना हुआ है और यहाँ -1 से नीचे की ओर बने हुए हैं। तो -1 से छोटे मान होंगे, +1 से बड़े होंगे। इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ग्राफ को देखोगे तो पता लग जाएगा -1 से +1 के मध्य में आपके पास कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलेगी। ये लाइन मैंने खींच दी है, तो आप देखिए ये ग्राफ है वो -1 से +1 के मध्य में नहीं बन रहा है, ये जगह खाली पड़ी है। ग्राफ ऊपर बन रहा है या फिर इनसे नीचे बन रहा है। तो यहाँ पर 0 से π/2 के बीच में ग्राफ चल रहा है, लेकिन π/2 के ऊपर आकर के टूट गया। ये π/2 बिंदु है जो लाइन खींची गई है डॉटेड, इसके ऊपर आकर के ग्राफ है वो टूट गया। फिर वैल्यू शुरू कहाँ से हुई? नीचे से। तो नीचे π/2 से लेकर के पाई तक आपके पास कंटिन्यू है ग्राफ। तो मैं यूँ कह सकता हूँ यहाँ पर कि जब मैं x की जगह पर वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक रख देता हूँ? 0 से पाई के मध्य में रखता हूँ, लेकिन एक बिंदु हटाऊंगा यहाँ से। कौन सा वाला? π/2। क्यों? क्योंकि π/2 के ऊपर ग्राफ टूट रहा है, तो ये बिंदु शामिल नहीं होना चाहिए। इसको शामिल कर लेंगे तो आच्छादक नहीं कहलाएगा। यदि मैं π/2 को हटा ही दूँ तो फिर ये आच्छादक बन जाएगा। तो ये हिस्सा आपके पास π/2 यहाँ से हट जाएगा। और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल रही है? आपको देखो पूरा y अक्ष मिल रहा है, छोड़ करके किसको? -1 से +1 के बीच के मान को। तो y अक्ष तो पूरा रिप्रेजेंट करता है वास्तविक संख्या r को, और इसमें से कौन सा हिस्सा हटा दिया गया? -1 से +1 के बीच का। देखो +1 भी शामिल होता है और -1 भी शामिल होता है, इसलिए छोटा कोष्ठक लगाया गया है। यानी -1 से +1 के बीच की राशि यहाँ से हटा दी जाए तो ये मान आपको प्राप्त होता है। तो ये सेक है वो कहाँ से कहाँ तक एक एक आच्छादक होगा, ये आपको यहाँ पर हमने प्रदर्शित कर दिया है प्रांत और परिसर। अब सेक है तो सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स यानी उसका प्रतिलोम फलन, सेक एक्स का प्रतिलोम फलन f, वो कहाँ से कहाँ होगा? r
वहीं से हम घटा देंगे -1 से +1 के मध्य का इंटरवल, और यहाँ पर मुख्य शाखा जो मिलेगी वो होगी 0 से पाई, और इसमें से माइनस हो जाएगा π/2। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपके पास फलन है वो इन्वर्स के रूप में होगा, यानी f इन्वर्स x बन जाएगा sec इन्वर्स x, ये ऊपर दिए गए इंटरवल में। ठीक है, चलिए अब इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा वो भी देख। तो देखिए ये सेक इन्वर्स का आपके पास ग्राफ है। आप देखेंगे हमारे पास जो प्रांत था वो था r में से -1 से +1 का बीच का भाग हटा दिया गया है, तो r ये आपके पास x के ऊपर आएगा। तो x के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ ध्यान से -1 से +1 के बीच का हिस्से में हमारे पास कोई ग्राफ नहीं बना हुआ है, तो ये हटा हुआ है। बाकी हिस्सा -1 से छोटा और +1 से बड़े, इसमें ग्राफ बना हुआ है, और इसमें इंटरवल कौन सा है 0 से पाई, इसमें से π/2 हटाया गया है। तो देखो 0 से π/2 के लिए तो ये बना, और आगे फिर π/2 से ऊपर और पाई के मध्य का ये बना, और बीच के π/2 को डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित कर रखा है, ये हिस्सा यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये ध्यान रख लेना यहाँ से यहाँ तक 0 से पाई तक ये इसके लिए मुख्य शाखा है, जिसमें से π/2 को हटा दिया गया है, बीच में डॉटेड लाइन है उसे हटा दिया गया है, ये गहरा करके ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। ये किसके लिए है, सेक इन्वर्स x के मुख्य मान के रूप में है, मुख्य शाखा के रूप में है, इसमें फलन एक ही आच्छादक होगा। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कोसेक। देखिए कोसेक x का ग्राफ है आपके सामने, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो वैल्यू 0 से पाई, इसके बीच में आपके पास ग्राफ बना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोसेक का ग्राफ देखिए आप यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 से पाई के मध्य में आपके पास ग्राफ कंटिन्यूसली बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब जांच करते हैं, इस 0 से पाई में आच्छादक हो जाएगा, पर एक एक ही होगा। एक एक की जांच कैसे की जाती है, एक्सिस के समांतर कोई भी रेखा खींची जा सकती है। तो देखो 2 बिंदुओं पे काटती है, और 2 बिंदुओं पे काटेगी तो एक एक ही नहीं कहलाएगी, इसका मतलब है इसमें एक एक ही नहीं होगा। तो फिर कहाँ होगा, तो ध्यान से देखें, ये 0 के ऊपर ग्राफ टूट रहा है यहाँ पे, और π/2 के ऊपर आपके पास 1 आ रहा है। तो ध्यान रखना, जैसे कोस में 1 और -1 के मध्य की वैल्यूज नहीं आ रही थी, वैसे यहाँ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन का व्युत्क्रम है, इसलिए साइन की वैल्यू -1 से +1 के मध्य होती है, तो इसकी नहीं आएगी। जैसे कोस में भी था, कोस में भी सेम यही था, और यहाँ पे साइन में भी ऐसा ही होता है। तो कोसेक उसका व्युत्क्रम है, तो यहाँ भी -1 से +1 के बीच की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो ग्राफ यहाँ पर 0 पे टूट रहा है, तो 0 से लेकर π/2 तक तो कंटिन्यूसली है। यहाँ आप इस पर एक लाइन खींचोगे तो ये कहीं पर केवल एक ही बिंदु पे काटेगी, एक से ज़्यादा पे नहीं काटेगी। ऐसा ही मैं यदि 0 से कम मान पे आ जाऊँ, -π/2 के बीच में आ जाऊँ, तो -π/2 से लेकर के 0 तक आपके पास यहाँ पर भी ये ग्राफ है वो कंटिन्यूसली है। आप यहाँ पे भी कोई लाइन खींचोगे तो केवल एक ही बिंदु पे ये काटने वाली होगी। तो इट मीन्स आपके पास इंटरवल है वो 0 से पाई ना होकर के कहाँ से होगा, -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। पर ध्यान से देखो, हमने ये कहा था आच्छादक होने के लिए कि ग्राफ कंटिन्यूसली होना चाहिए। ये टूट रहा है किसके ऊपर, y = 0 पर, तो यहाँ 0 शामिल नहीं होगा। आपको 0 इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा -π/2 से +π/2 के बीच में। क्या -π/2 +π/2 शामिल होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि इनके ऊपर तो आपके पास मान है वो -1 और प्लस का 1 प्राप्त हो रहा है। तो अब देखिए एक एक आच्छादक होने के लिए आपके पास इंटरवल आ गया। कहाँ से कहाँ तक आया, आपके पास वैल्यू आई वो -π/2 से +π/2 के बीच में आई। -π/2 से +π/2 दोनों बिंदु शामिल होंगे, इसका मतलब बड़ा कोष्टक लगेगा। बट इसमें से एक पॉइंट हमको हटाना पड़ेगा 0, क्योंकि 0 पे एक ऐसा होता है अनिर्धारीय होता है। और इसके मान कहाँ से कहाँ तक आएंगे, तो -1 से +1 के बीच का ये इंटरवल छोड़ दो y का, बाकी पूरा y शामिल है। y क्या है, वास्तविक संख्या r है, r में से हम वही -1 से +1 का इंटरवल हटा देंगे। तो ये आपके पास कोसेक x के लिए आवश्यक प्रांत और सहप्रांत आ गए, जिसमें फलन एक एक ही आच्छादक होगा। अब इस वाले भाग में फलन एक एक ही आच्छादक है, तो इसका प्रतिलोम भी विद्यमान होगा, और प्रतिलोम इसका विपरीत होता है। तो कहाँ से कहाँ हो जाएगा, r -1 से +1 से लेकर के कहाँ पहुँच जाएगा, -π/2 से +π/2 के मध्य में, और उसमें से घटा दिया जाएगा क्या, 0। तो ये कहलाएगी इसके लिए मुख्य शाखा। और f इनवर्स x को हम किस रूप में लिखेंगे, ये लिखा जाएगा कोसेक इनवर्स x। ठीक है, fx = कोसेक x है, तो f इनवर्स x क्या कहलाएगा, कोसेक इनवर्स x कहलाएगा। समझ गए, तो ये कोसेक का प्रतिलोम फलन आ गया कोसेक इनवर्स x। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो भी देख लें आप। देखिए ये है आपके पास कोसेक इनवर्स का ग्राफ। आप ध्यान से देखेंगे
तो प्रांत में तो -1 से +1 के बीच का हिस्सा हटा दिया गया है, इसमें आपके पास कोई ग्राफ नहीं बना हुआ है। ग्राफ बन रहा है -1 से छोटे की तरफ भाग पर और +1 से आगे की तरफ भाग में, और जो गहरा किया गया है वो कहाँ से कहाँ तक किया गया है, +y/2, और नीचे कहाँ है -y/2। तो -y/2 से +y/2 के बीच में y के रूप में वैल्यू मिल रही है, यानी आपके पास मुख्य मान -y/2 से +y/2 के बीच में आएगा, और आपको क्या छोड़ना पड़ेगा, 0 यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि 0 पे ग्राफ टूट रहा है तो ये बिंदु शामिल नहीं होगा। तो आगे समझ में, तो ये आपके पास सभी 6 के 6 फलनों के इनवर्स फंक्शन हमने समझाए, उनके ग्राफ कैसे बनेंगे वो भी आपके सामने प्रदर्शित किए और बताया कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से वैल्यूज़ होंगी। तो समझ गए होंगे आप सभी को। अब जो हमने पढ़ा, इन सब चीज़ों को ग्राफ से रिप्रेजेंट किया, उन सबको हम सिंपल रूप से एक बार रिवाइज करते हैं, किस चीज़ को कैसे आपको याद रखना है। ये तो समझने की बात थी, अब याद कैसे करना है, क्योंकि सारी चीज़ ऐसे तो समझ में आने से हमेशा के लिए रही कि हम ऐसे समझते रहेंगे हमेशा। तो इसको सिंपल रूप में छोटे से 5 मिनट में पूरे का हम रिवाइज कर देते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं f(x) इक्वल टू आपके पास क्या हो, sin x हो, तो इसके इनवर्स फंक्शन को किस प्रकार से लिखा जाता है, f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये वैल्यू जो मिलेगी वो हमेशा कोण के रूप में होगी। क्यों होगी, जैसे साइन x को मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये हमारे पास कोई ना कोई किसी न किसी रूप में वैल्यू है y, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, x इक्वल टू साइन इनवर्स y। ठीक है, और देखो साइन एक्स वाई है, इट मीन्स एफ एक्स भी क्या है, वाई, तो यहाँ से x क्या मिलेगा, एफ इनवर्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यूज पुट कर दी जाए तो ये बन जाता है एफ इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। अब आप चाहो तो y की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, x, तो इधर भी क्या हो जाएगा, x, तो एफ इनवर्स x को क्या लिखा जा रहा है, साइन इनवर्स x। ऐसे ही यदि मैं एफ एक्स इक्वल टू क्या लेता हूँ, कोस x, तो इसका इनवर्स कैसे लिखा जाएगा, एफ इनवर्स, इधर इनवर्स लगा रहे तो इधर कोस के ऊपर भी इनवर्स लगा दीजिए बस। ठीक है, ऐसे बाकी सारे और भी आ जाएंगे। tan x को हम लिखेंगे एफ इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x। ऐसे ही कोट को हम लिख देंगे कोट इनवर्स x। ऐसे ही हम कोसेक को लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x, और ऐसे ही हम सेक को लिख सकते हैं सेक इनवर्स x। अब रही बात इनके अंतरालों की, ठीक है, तो एक के आच्छादक में जो इंटरवल हमें मिले थे वो ही आपके पास यहाँ पर इनवर्स फंक्शन के लिए वैल्यू देंगे, और जो वैल्यू मिलेंगी उनको कहते हैं मुख्य मान। और कैसे प्राप्त करेंगे, तो जो सारी चीज़ें हमने ऊपर बताई थी उनको मैं आपको एक चार्ट बना के, एक सारणी बना करके समझा देता हूँ, उस सारणी में आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। तो देखिए, प्रतिलोम फलन, प्रांत और परिसर, हमने 3 कॉलम के एक टेबल बनाई है। सबसे पहला प्रतिलोम फलन हम लिख रहे हैं साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का प्रांत हमारे पास आया था -1 से +1, ध्यान रखना। परिसर इसका हमें मिला था -π/2 से +π/2। ठीक, ऐसे ही कोस इनवर्स x, इस प्रतिलोम वृत्तीय फलन के लिए हमारे पास प्रांत यही था, सेम डिटो, कोई चेंज नहीं। परिसर में चेंजिंग हुई थी, ये 0 से π के मध्य में हमें मिला था मुख्य मान। ठीक है, अब यदि आपको ये 2 याद है ना, तो आप बाकी सारे याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, ये तो बात होगी साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की। अब साइन वाला फिर से रिपीट होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, आप पीछे से वीडियो की जब PDF मिले तो उसमें चेक करना, tan इनवर्स x ये आपको मिलता है प्रांत के रूप में r, और इसका जो परिसर है ना, वो परिसर सेम किसका होता है, साइन इनवर्स का। बस क्या हो जाता है, बड़े कोष्टक की जगह छोटा कोष्टक। क्यों, क्योंकि π/2 के ऊपर tan इनवर्स है, वो आपके पास इन्फिनिटी वैल्यू देता है जो अपरिभाषित होती है, इसलिए शामिल नहीं होंगे बिंदु। और ध्यान देना, पीछे चीज़ समझाई हुई थी। ऐसे ही फिर हम आ जाते हैं किस पर, कोट इनवर्स पे। तो tan इनवर्स किस पे डिपेंड कर रहा था, साइन इनवर्स पे। तो ऐसे ही कोट डिपेंड करता है किस पर, कोस इनवर्स पे। याद करने का तरीका है, तो जैसे कोट कैसे आएगा, कोस इनवर्स जैसा ही आएगा। यहाँ पे तो r, और यहाँ पर वैल्यू होगी वो 0 से π के बीच में। ध्यान रखना, 0 और π बिंदु शामिल नहीं होंगे। उसके बाद ये तो बात होगी कोट इनवर्स की। फिर आ जाता है हमारे पास वापस क्या, कोसेक इनवर्स। तो कोसेक इनवर्स x, इसमें हमने कहा था r में से हम किसको घटा देंगे, -1 से +1, ये तो प्रांत था। और परिसर के रूप में आपके पास फिर से वहीं आ जाएगा साइन का, π/2 से -π/2 से +π/2, लेकिन इसमें से एक पॉइंट हमने हटाया था क्या, 0। ठीक है, और लास्ट है सेक इनवर्स x, ये डिपेंड करेगा सेम
कोस इनवर्स एक्स की तरह, लेकिन इसका प्रांत है वो आपके पास r -(-1) से +1। देखो प्रांत इतना महत्व नहीं रखता जितना परिसर या मुख्य मान रखते हैं, तो आपको मुख्य मानों को याद रखना है और इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0 से पाई के मध्य। लेकिन इसमें से भी हमने एक पॉइंट हटाया था, कितना π/2, क्यों? क्योंकि sec π/2 इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे अपरिभाषित मान हमको मिलता है, ये वैल्यूज थी। अब देखो याद कैसे करना है आपको, उस चीज़ पे ध्यान रखना। तो याद करने के लिए हम सबसे पहले साइन इनवर्स के वैल्यूज को याद रखेंगे। क्या है यहाँ पर -1 से +1, इसका इंटरवल और कोस इनवर्स का इनवर्स का इंटरवल दोनों एक जैसे होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है, सेम दोनों की। फिर tan इनवर्स और कोट इनवर्स के एक जैसे होते हैं, ये जोड़े के रूप में चलेंगे, और यहाँ पर कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स के जोड़े के रूप में होते हैं, तो ये दो होंगे, इनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं साइन इनवर्स में आपके पास जो परिसर आया है -π/2 से +π/2 के बीच का, सेम ये रिपीट होंगे एकांतर क्रम में। देखो यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया है -π/2 से +π/2 के बीच में, और यहाँ पे देखो फिर से रिपीट हो गया है -π/2 से +π/2 के रूप में। देखो पहले बड़े कोष्टक में था, फिर यहाँ आ गया छोटे कोष्टक में, फिर बड़े कोष्टक में, लेकिन एक पॉइंट हट गया है। सेम ये कंडीशन फिर कोसेक इनवर्स में वैल्यू जो है हमारे पास वो मिलती है मुख्य मान 0 से पाई के बीच में। तो सेम ऐसे ही किसकी ओर मिलेगी, कोट इनवर्स की 0 से पाई के बीच में। बस क्या हो गया, पहले बड़ा कोष्टक था, अब कैसा हो गया है, छोटा हो गया है। और सेम उसके बाद में तीसरा नंबर पे आता है सेक इनवर्स, इसमें भी आपके पास 0 से पाई के बीच में होगा मान, लेकिन क्या हट जाएगा, एक बिंदु हटा देंगे π/2, क्योंकि सेक π/2 है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो आगे होगी बात समझ में, दो के जोड़े आपको याद रखने हैं, यानी पहले शुरुआती जो 2 होंगे सेम उन्हीं के आगे क्रम में नेक्स्ट 2 जोड़े भी बन जाएंगे, यानी मुख्य मानों को ध्यान रखना है। प्रांत क्या है कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं रहता है, लेकिन आपको ये मुख्य मान याद रहने चाहिए कि जो साइन के लिए आया है वो tan के लिए भी आएगा और वो कोसेक के लिए भी आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। -π/2 से +π/2। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, साइन π/2 पे वैल्यू है वो कैसी देता है, वास्तविक देता है, इसलिए ऐसा ही रहेगा। और tan है वो इन पे अनिर्धार्य वैल्यू देता है, तो यहाँ पे छोटे कोष्टक आएंगे, और कोसेक में इनके ऊपर वैल्यू सामान्य होती है, तो ये बड़े कोष्टक में लगे हुए, लेकिन 0 पे अनिर्धार्य आता है तो 0 हटा दिया है। ऐसे कोसेक इनवर्स में, कोस इनवर्स में देखेंगे तो कोस इनवर्स का, कोट इनवर्स का और सेक इनवर्स का ये एक जैसे मान प्रदर्शित करते हैं। तो आई थिंक शायद आप इन चीज़ों को याद रख लोगे 2 के जोड़े के रूप में, ठीक है। या इस टेबल को इसी क्रम में बनाना, पहले साइन, फिर कोसेक इनवर्स, और फिर उसके बाद tan इनवर्स, फिर कोट इनवर्स, फिर कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स। तो आप एकांतर क्रम में इनको इस प्रकार से लिख सकते हो, बस ये ध्यान रखना है, ये कॉमन सेंस की बात याद रखनी है कि π/2 पर या पाई के ऊपर कहाँ पर वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी बनती है वो वैल्यू हटानी है, यानी वहाँ पे छोटे कोष्टक लगाने हैं, ठीक है। पहले बड़ा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। सेम ऐसा ही कोसेक इनवर्स में है, फिर बड़ा कोष्टक है, उसके बाद कोट में छोटा हो गया, सेक में आकर के वापस बड़ा हो गया है। तो ये वैल्यूज थी हमारे पास, ठीक है। ये टेबल यदि आप याद रख लेंगे तो हम सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। मैं कहता हूँ आपको ज़रूर हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी यदि आप चाहेंगे तो, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से पहले हमने डिटेल समझाया है और उसको शॉर्ट रूप में यहाँ पे समझा दिया। आपको एक टेबल याद रखनी है, आप 1 अंक का क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आता है यहाँ से मुख्य मान निकालने से संबंधित। अब मुख्य मान निकालना हम आपको कल समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए वीडियो यहीं रोकते हैं हम। धन्यवाद, बाय।